गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोई लाइव हैं? अगर उनको मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग का एक बार कमेंट आ जाए ताकि हमें पता चल जाए कि आप देख रहे हो और सब ठीक है। हाँ, इज इट ओके? कोई भी व्यक्ति जो लाइव हों। गुड मॉर्निंग अर्जुन, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो आ रही है? रमाकांत जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय क्लास। और सब लोग एक बार आ जाइए तेजी से। अर्जुन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? प्रशांत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पवन, सब ठीक है, अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं था कि आज मेरी क्लास है? मैंने खुद भी आपको कह दिया था कि आज क्लास होगी और आपको हमने बताया था कि आज सैटरडे है। यूजुअली क्लास होती नहीं है सैटरडे को, बट आज हमने क्लास अपनी रखी थी। ठीक है, सबको पता था ना? ये किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? गुड मॉर्निंग इंद्राणी। पवन, गुड मॉर्निंग। प्रशांत, यू आर ऑल्सो वेलकम इन माई क्लास। तो डीके वाई जी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सूचना के अधिकार पर। ठीक है, और सूचना का अधिकार क्या होता है, कैसे सूचना के अधिकार से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का जो है वो विकास होता है। ठीक है, और 19 जनवरी के बाद का कंफ्यूजन है। मैं समझा नहीं क्यों कंफ्यूजन है। चलिए, आप मैनेजमेंट से एक बार बात कर लेना, जो भी आपका कंफ्यूजन है उनसे दूर हो जाएगा। धर्मेंद्र जी, जय हिंद, जय हिंद। तो सूचना का अधिकार जो है क्या होता है और किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इससे लाई जाती है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, कुछ इनिशियल बातचीत हम लोगों की इस पे हुई है। और हमने ये देखा कि जो सूचना का अधिकार है, इसका जो इंटरनेशनल पैराडाइम एक है पूरा, स्वीडन में ये किस तरीके से आया, हम लोगों ने उस पर बातचीत किया। ठीक है, और एग्जैक्टली उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज की कहानी थी जो हमने आपको सुनाई थी। और कैप्स पार्टी जब चुनाव जीतती है 1765 में, तो 1 साल के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पारित करके वहां पर सूचना का अधिकार संविधान में संशोधन करके दे दिया गया है ना। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बड़ी लंबी यात्रा रही। संविधान सभा के दिनों से ही लेकर के बातचीत चली और एक लंबी बातें हम लोगों ने की थी पिछले क्लासेस में। और इसमें सिविल सोसाइटीज ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, जिसमें कल मैंने एक आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। और वो एक डॉक्यूमेंट्री जो थी वो सिविल सोसाइटी से थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन की डॉक्यूमेंट्री वो थी। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जुडिशरी ने बड़ा सपोर्ट किया है, न्यायपालिका ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, इसके लिए और खूब सारी बातें हम लोगों ने जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। आज हमें सबसे पहले है ना आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई एक्ट ये 2005, इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो देखना है। महत्वपूर्ण प्रावधान इसके क्या हैं और फिर इसके मुद्दों को डिस्कस करना है। और इसकी जो भी आलोचनाएं हैं वो सभी हम लोगों को देखनी है और जाननी है। ठीक है, तो यही काम अभी बचा रह गया है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो सभी जो है वो पब्लिक सेक्टर से है ना जानने का अधिकार दिया गया है, लोक क्षेत्र से जानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और
निजी क्षेत्रक से नहीं है, ये लोक क्षेत्रक से जानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी लोक क्षेत्रक आरटीआई के दायरे में हैं, है ना। और ये जो जानने का अधिकार है ये एक नियत अवधि में दिया जाता है। ठीक है, नियत अवधि में जानने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार कानून बन के है, तो ये एक तरीके से क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, संविधिक अधिकार है, संविधिक स्टैट्यूटरी। आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, और यहां पर 3-4 तरह के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। एक तो 30 दिन में, ठीक है, 40 दिन में और 24 आवर्स में। ये 3 आधार पर सूचनाएं हम ले सकते हैं। यहां पर जो है 30 दिन पे सेकेंड पार्टी इंफॉर्मेशन होता है, सेकेंड पार्टी इंफॉर्मेशन है। 40 डेज 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम जो है वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में दिया जाता है। और ये जब कोई जीवन मरण का प्रश्न हो, जीवन मरण का प्रश्न, कोई आपदा हो, कोई ब्लड बैंक से रिलेटेड बातें हों, तो विद इन 48 आवर्स सूचना पाने का अधिकार जो है हमारे पास है। हमें सबसे पहले ये सीखना है कि सेकेंड पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। जैसे देखिए, इसको समझिए पहले। सेकेंड पार्टी इंफॉर्मेशन, सेकेंड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होती है, और यहां पर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना है। धर्मेंद्र थोड़ा सा एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए, मे बी इस वजह से होगा, नेट के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी मिस्टर एक्स को, है ना, कोई सूचना शिक्षा विभाग से चाहिए था, शिक्षा विभाग, और वो पहुंचे शिक्षा विभाग के ही पीआईओ के पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, है ना, जन सूचना अधिकारी हर लोक क्षेत्रक के संगठनों में होता है जो सूचना देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके पास पहुंचे तो क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, मिस्टर एक्स क्या कहलाएंगे, ये फर्स्ट पार्टी हो गए, फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी का मतलब हो गया पिटिशनर, एंड सेकेंड पार्टी इज द रिस्पोंडेंट, जिससे सूचना मांगना है, जिसको देना है। तो सेकेंड पार्टी में ये आ गए। लेकिन मिस्टर एक्स को शिक्षा से संबंधित सूचना चाहिए था और ये पहुंच गए मान लो परिवहन विभाग में, परिवहन विभाग में। क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता कि हमें कौन सी सूचना कहां से मिलेगी। हम चले गए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पीआईओ के पास, यहां पहुंच गए, तो ये भी मना नहीं कर सकता है, इसको भी लेना है। लेकिन हमें सूचना चाहिए किसका, एजुकेशन का, शिक्षा का। तो ये क्या होता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर 10 दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 30 डेज प्लस 10 डेज। अब ये पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करे और उसका एक्नॉलेजमेंट मिस्टर एक्स को दे और ये बताए कि भाई आपका टाइम शुरू होता है अब, है ना।
इसीलिए हमने कहा कि नियत अवधि में सूचनाएं दी जाती हैं। और कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से कोई जीवन मरण का आपदा का प्रश्न है, तो विद इन 48 आवर्स, है ना, 48 घंटे के अंदर सूचना देने की बातें की जाती है। ये जो सभी लोक क्षेत्रक में जो आरटीआई के दायरे में आते हैं, तो सभी लोक क्षेत्रक में क्या है, पीआईओ जैसे पद को स्थापित किया गया है। पीआईओ, जन सूचना अधिकारी, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये पद की स्थापना की गई। पीआईओ जैसे पद की स्थापना, है ना, ये की गई है। और इस तरीके से एक हम देखते हैं कि सूचनाओं को प्राप्त करने की स्थिति हमें देखने को मिलती है ना। इतना ही नहीं, इसमें हमें कुछ और बातें ध्यान देनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रावधान के संदर्भ में ध्यान रखनी है, अगर निश्चित अवधि में हमें सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है ना, आप लिख रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार ये कोई कमेंट करके बता दीजिए कि उनके पास वीडियो क्लियरली आ रहा है। धर्मेंद्र बता रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है। आपके पास क्लियर आ रही है वीडियो? ठीक है रमाकांत जी, ओके। बाकी लोग जो हैं वो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो सही हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि सभी पब्लिक सेक्टर से जानने का अधिकार दिया गया है। दूसरा हमने ये भी देखा कि एक नियत अवधि में अधिकार दिया गया है। ठीक है, अपील करने का या अपीलीय अधिकार, एपिलेट अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, अपील करने का भी अधिकार है। ठीक है, अपील कब कर सकते हैं, कब होगा, किन परिस्थितियों में आप अपील कर सकते हैं, अपील कहां पर होगा वो अभी देखेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं अपील। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट सा विषय हो जाता है। ठीक है, जब भ्रम या मिथ्या फैलाने वाली सूचना दी गई हो, झूठी हो, गलत हो, भ्रम हो, अध्यास हो, मिथ्या हो, है ना, फ्रॉडिटी इसमें देखने को मिलती है। नियत अवधि में सूचना ना दिया जाना, ये भी एक कारण बनता है। ठीक है, एग्जैक्टली हाँ जी, हर पब्लिक सेक्टर में होगा, हर जगह पर ये होगा ही होगा अधिकारी ऐसा। ठीक है, तीसरा जो जरूरी चीज है जिस पर हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए वो ये कि सूचनाएं जो हैं, अगर उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग, सूचना को देने में प्रोसेसिंग शुल्क या ज्यादा पैसा अगर मांगा गया हो, प्रक्रियात्मक शुल्क यदि ज्यादा मांगा गया हो, ये भी एक कारण बनता है। प्रक्रियात्मक शुल्क क्या है? देखिए, सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपए का शुल्क रखा गया है।
ट्रेजरी चालान लगा करके, है ना, हम 10 रुपए का फॉर्म अप्लाई करते हैं और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ₹10 10 रुपए लगा करके आवेदन कर सकते हैं। जो लोग बीपीएल हैं उनके लिए फ्री है। बीपीएल के लिए निःशुल्क है, ठीक है। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे, उनसे किसी भी तरह की कोई पैसा नहीं लिया जाता है, उनको फ्री में ये चीज दी जाती है, ठीक है। अब जैसे आप कोई लेते हैं, सूचनाएं किसी से मांगते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10 रुपए चाहिए, वो तो ठीक है। अब लेकिन डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हो वो काफी भारी भरकम है, मान लो 1000 पेज का है, तो 1 रुपए के हिसाब से अगर देखें तो 1000 रुपए चाहिए होगा फोटो स्टेट करने में। तो ये पैसा मांगेंगे कि भाई आप 1000 रुपए जमा करो तो आपको ये हम इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर मान लो 10 लाख मांग दे, फोटो स्टेट कितना भी महंगा होगा, 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1000 पेज होगा तो 1000-2000 रुपए मांगते तो ठीक था। अगर 10 लाख रुपए मांगते हैं, 5 लाख रुपए मांग देते हैं, यानी ये जो प्रोसेसिंग फी है आवश्यकता से ज्यादा अगर मांगी जाती है तो वो सही नहीं है, अनौचित्यपूर्ण है, गलत है, अनैतिक है। इस केस में एग्जैक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। प्रक्रियात्मक शुल्क अगर ज्यादा मांगा जाता है तो, है ना। यदि सूचना मांगने पर डराया गया हो, धमकी दिया गया हो, डराया गया हो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सूचनाएं क्या कर सकते हैं, हम अपील करने के लिए जा सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी ये इससे पूछा जा सकता है कि कब किन परिस्थितियों में अपील हम कर सकते हैं। अपील हम कहां पर करेंगे, ठीक है। अपील कब होगा, हमने कहा कहां होगा। तो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं इसमें अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एक का नाम है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय और यहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है ना, ये और वो दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसा ध्यान नहीं रखना है या ऐसा नहीं सोचना है या ये बात गलत है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में पहले आना है और यहां से अपील CIC में जाएगा, ऐसा नहीं। जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय संगठन के विरुद्ध अपील आप कहां कर सकते हैं, सीधे CIC में। जो राज्य स्तरीय संगठन है, राज्य स्तरीय संगठन, इनके विरुद्ध अपील कहां कर सकते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, ठीक है। जो केंद्रीय स्तर के संगठन, मान लीजिए कि आप केंद्रीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कोई सूचना मांगते हैं, वो नहीं देता है तो कहां जा सकते हो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। या अगर मान लो कि कोई स्टेट के जैसे वन विभाग में गए और उसने सूचना नहीं दिया है, तो आप अपील कहां करोगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में।
और ये ध्यान देने लायक है कि दोनों ही संस्था एक स्वतंत्र संस्था होती है, दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, है ना। इन दोनों में एक चेयरमैन और 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, नॉट मोर देन 10, ठीक है। कैसे उनकी नियुक्ति होगी? तो एसआईसी के जो सदस्य होंगे और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी सदस्य और अध्यक्ष की, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति होगी, है ना। क्या करने के लिए? एडवाइस। और इसी आधार पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। किसके? इनके अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है। समिति में 3 लोग होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर पीएम एंड 1 नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष नेता, और दूसरा पीएम द्वारा चुना गया एक मंत्री। प्राइम मिनिस्टर एंड 1 नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, इनके द्वारा एक सिस्टम है जिस पे हमने काम करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके का सिस्टम हमने एसआईसी में बनाया है। ये भी किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्तियां होती हैं। यहाँ राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक समिति होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होंगे, एक मंत्री जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुना जाएगा, और विधानसभा के विपक्ष के नेता, है ना, इनको लिया जाएगा। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विधानसभा, 1 नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, और ये मिल करके जिसको एडवाइस करेंगे उनको लोग चुन लेंगे। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत लेकर के ही इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि सीआईसी और एसआईसी के सदस्यों, अध्यक्ष की पदमुक्ति या पदच्युति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देने पर संभव है। सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 143 के तहत अगर ये कहती है तो ऐसा पॉसिबल है कि इनको हटाया जा सकता है या पदच्युत किया जा सकता है। तो नियुक्ति में ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति में राष्ट्रपति, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका है। समिति कौन सी सलाह में देगी आपको बताया, और हटाने के लिए हमेशा केंद्र के द्वारा ही हटाया जाएगा, यानी राष्ट्रपति ही पदच्युत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस वहां पर चाहिए होता है, ठीक है। किन परिस्थितियों में हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, कब पदच्युति होगी, इस बात को जरा समझें। सीआईसी ऑब्लिक एसआईसी के सदस्य
ऑब्लिक अध्यक्ष का रिमूवल या डिसमिसल या पदच्युति कब हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमें करनी है। ठीक है, देखिए सीआईसी के स्तर पर है ना, राष्ट्रपति के मत में और एसआईसी के स्तर पर राज्यपाल के मत में ये कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बलता आ गई है, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक है ना शैथिल्यता, ठीक है, तो क्या है कि फिजिकल डिसेबिलिटी है ना और मेंटल डिसऑर्डर एक तरीके से अगर हो गया है, ऐसी स्थिति है, उस केस में हटाया जा सकता है, या किसी अन्य रोजगार में नियोजित हो गया हो तब हो सकता है ना। राष्ट्रपति की राय में सीआईसी के लिए और राज्यपाल की राय में एसआईसी के लिए सदस्य ऑब्लिक अध्यक्ष का नैतिक पतन है ना, अधपतन, नैतिक पतन हो गया हो, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो गई हो, ठीक है, और दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, अगर ऐसी स्थिति है तो मेंबर्स और जो चेयरपर्सन है उनको हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आर्टिकल 143 के तहत है ना, जो जैसा एडवाइस करेंगे सुप्रीम कोर्ट तभी हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका है, जैसा यूपीएससी के मेंबर्स और स्टेट पीसीएस के मेंबर्स और चेयरमैन के लिए है कि राज्य के स्तर पर लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका तो है, लेकिन पदमुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एडवाइस पर ही उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपने देखा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का रिमूवल मेंबर्स के कैसे हो सकते हैं, और ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख रहे हो ना आप, ये सब चीज रट जाना है, ये थोड़ा फैक्चुअल है और आपको पूरे तरीके से इसको याद रखना है ताकि प्रारंभिक परीक्षा में काम हो सके, और काफी सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ दंड के भी प्रावधान है ना, दंडात्मक प्रावधान, जैसे 250 रुपए से लेकर के इतना से लेकर के 25,000 तक एक एक दिन के डिले के लिए है ना लिया जा सकता है। अगर मान लो कि 30 दिन में सूचना देना था और 40 दिन में दिया है तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिन या 25,000, किस तरह का गंभीरता है, जो भी देख रहे होंगे मेंबर या चेयरमैन, उनका कोर्ट होता है एक तरह से, उनके विवेकाधिकार के तहत ये काम किया जाता है और ये बात उनको
बताई जाती है, ठीक है ना। ये इसके सामान्य प्रावधान है जो आपको याद में रखना है, ठीक है। मोटे तौर पर कि एक नियत अवधि में देने का व्यवस्था है, अपीलेट बॉडी है, अपीलेट बॉडी में आते लोग कैसे हैं, दंड के क्या प्रावधान हैं, ठीक है, इस तरह से चीजें। और कुछ प्रावधान आपको आलोचना करने के क्रम में आपको बताएंगे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जब भी सूचना मांगी जाती है सेकंड पार्टी से, और अगर वह घोषित कर देता है कि कुछ चीज उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एग्जैक्टली ये जो होगा इस तरीके से कि मान लीजिए आपने यूपीएससी में एग्जाम दिया और किसी प्रश्न का उत्तर आप चाह रहे हैं, यूपीएससी घोषित कर देती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप पूछने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। निजी क्षेत्रक पर यह लागू नहीं होता। निजी क्षेत्रक से ये व्यवस्था रखा गया है कि जो सूचनाएं है ना किसी भी प्राइवेट कंपनी से या निजी संगठन से सरकार ले सकती है, उतनी ही सूचनाएं है ना, और वैसी ही सूचनाएं नागरिक डायरेक्टली उस प्राइवेट कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कुछ प्रावधान थे जो हमने देखे, इनके सामान्य प्रावधान जो अभी तक आपने देखे, और यह है बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी हमने देखा। इसमें अपील का अधिकार भी देख लिया, ठीक है। अपील कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ठीक है, ये सब तमाम चीज हम लोगों ने देखा। दंड के प्रावधान भी हमने इनके देख लिए। अब हमें इसमें इसके मुद्दों को पढ़ना है जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। आरटीआई के से संबंधित मुद्दे, ठीक है। और इस मुद्दे में जो सबसे पहला है वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल को शामिल करना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आरएएस कौन देगा का क्या मतलब है, आरएएस क्या होता है, पूरा लिख के बताओ, ठीक है। राइट, आरएएस मतलब राज्यसभा कह रहे हैं क्या, लोकसभा के विपक्ष के नेता इसमें होते हैं, राज्यसभा की कोई भूमिका यहां नहीं होती है, ठीक है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसके दायरे में होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम पहले दिखाएंगे, आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा और इस क्वेश्चंस को लिखवाऊंगा। और अभी तक ये आया नहीं है तो मेंस एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में क्वेश्चन पॉइंट है मुख्य परीक्षा का, कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में रखना चाहिए। एक पुराना वीडियो है, 2013 का ये मामला था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हम इसके लिए देखेंगे। और नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम सरोकार में बात करेंगे जनता से जुड़े एक और मुद्दे की, और ये मुद्दा है सूचना के अधिकार का। देश में इन दिनों एक बहस चल रही है कि क्या प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी नहीं कि राजनीतिक दलों को सूचना के कानून के दायरे में लाया जाए। ये सवाल इसलिए उभरा क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने एक फैसला दिया और इस फैसले में कहा गया कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून की धारा 2H के तहत सार्वजनिक संस्थाएं यानी कि पब्लिक अथॉरिटी हैं, इसलिए उन्हें नागरिकों के हर सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन राजनीतिक दल बार बार ये कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक संस्थाएं नहीं है। अब सवाल ये है कि आरटीआई का दायरा कहां तक है।
सूचना के अधिकार कानून में कहा गया है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि देश के नागरिक सूचनाओं से लैस हों, लेकिन सूचना के हक में आए इस फैसले को सब अपने अपने पैमाने से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और परिभाषित कर रहे हैं। आज हमारी कोशिश ये है कि हम उन किरदारों से बात करें जो वाकई इस फैसले से प्रभावित होंगे। और आज हमारे साथ जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये फैसला आया है, उसमें से 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हैं, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु हैं, नीलोत्पल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता सत्यपाल जैन हैं, जो कि गोवा में अपने अधिवेशन के बीच से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ 3 और किरदार हैं। हमारे साथ हैं एएन तिवारी जी, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। और हमारे साथ हैं अनिल बैरवाल, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एडीआर के। इन्होंने सूचना मांगी थी और इसके आधार पर ही आज केंद्रीय सूचना आयोग का ये फैसला है। और इसके अलावा हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट एसएस वेंकटेश नायक हैं। वेंकटेश आपका भी स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। हम अतिक्रांतिकारिता के चक्कर में एक एडवेंचरिज्म का अप्रोच लेकर के हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों को लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले पर यह आक्रोश कांग्रेस का है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया में वो अकेली नहीं है। चुनाव आयोग बताए कि क्या करना है, ये सब करना है तो ये सब भी करा जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियां अपने यहाँ जो है वो इस तरह की एक दुकान अलग से खोल लेंगे। जो निर्णय लिया गया है या सूचना कमीशन की ओर से, वो आरटीआई एक्ट के स्पिरिट में ही नहीं है। पार्टियां जो है वो कोई परचून या कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। तो क्या सचमुच केंद्रीय सूचना आयोग ने वैसा फैसला दिया जो आरटीआई कानून के अभिप्राय के खिलाफ है? तीनों इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो ये फैसला दिया है, ये राष्ट्र हित में दिया है। फिर भी ये सवाल अपनी जगह है कि आखिर आरटीआई राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने या उनके कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता लाने में कैसे सहायक बनेगी? कानूनों के तहत राजनीतिक दल चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हैं। अपनी आमदनी और खर्च का ब्यौरा आयकर विभाग को देने के लिए वे बाध्य हैं। न्यायपालिका का अंकुश उनके ऊपर है और सबसे ऊपर है जागरूक मतदाता, जो अपने वोट से इन दलों की हैसियत बनाते बिगाड़ते हैं। तो फिर उन पर लगाम का ये मंसूबा क्यों? इन स्वयंसेवी संगठनों को सरकारी विभाग के दर्जे में डालने की कोशिश क्यों? निशाना पार्टियां हैं या वो परिघटना जिसमें ये दल जनतंत्र में भागीदारी बढ़ाने का जरिया बने हैं? या खुद इन दलों ने अपने स्वेच्छाचार से अपने ऊपर ऐसे लगामों को न्योता दिया है? सबसे पहले एएन तिवारी जी, मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। हालांकि मैं अनिल बैरवाल से पूछना चाहती थी, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। ये जो केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला सुनाया है राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का, क्या वाकई जो आरटीआई का कानून बना उसके इंटेंट में ये है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए? इस फैसले का जनता में स्वागत तो हुआ है, और जहां तक विद्वान जनों की बात है, उन्होंने कई आर्टिकल्स भी निकले हैं फॉर एंड अगेंस्ट दिस। इसमें 2 बातें हैं। एक, क्या ये आरटीआई के दायरे में आता है? उसका जवाब तो साफ है, मेरे हिसाब से नहीं। ये आरटीआई के दायरे में इसलिए नहीं आता है क्योंकि सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फंडेड, इसके स्कोप को बढ़ाकर ही पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें लिया जा सकता है। क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस डोंट रिप्रेजेंट ऑल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी कई हो सकते हैं, क्लब्स हैं जिनको जमीनें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, वे इसके दायरे में नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, अगर पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो उसकी प्रॉपर रूट जो था वो था सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट। उसमें आप सीईसी के पास जाइए और उनके पास जो भी सामग्री है वो आप ले लीजिए। जैसा कि एक पहले के आदेश में हमने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, जो इसका मतलब जो सूचना आयोग का ये फैसला सोमवार को आया, उसको आप गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, गलत नहीं, मैं कह रहा हूं शायद इसमें स्ट्रेच कर दिया गया है द डेफिनेशन ऑफ
पब्लिक अथॉरिटी। जी, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 2005 में इस कानून को ले आई। जब इस कानून को लाने में कोई हर्ज नहीं था, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को पारदर्शिता बरतते हुए आरटीआई को अपनाने में क्या हर्ज है? पहली बात तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ही जनक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के, और हम लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए, और इसीलिए अरुणा रॉय जो कि इसकी जनक रही है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, उनको ही इस काम में लगाया गया है कि आप ही एक ऐसा कानून हमें बना के दीजिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम सदस्य थी, और उनके सुझाव हुए आधार पर ही भारत के इतिहास में सबसे पहले किसी सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया हो, सरकार ने हूबहू उसको एक्सेप्ट किया। तो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी सूचना के अधिकार की जनक और समर्थक रही है और आगे भी रहेगी। एक दूसरी बात यह है कि जहां तक इस आदेश का सवाल है, मेरी पार्टी के प्रवक्ता जी ने, जनार्दन द्विवेदी जी ने इस बात को साफ कर दिया है। हमारी तरफ से जब माननीय तिवारी जी का आदेश हुआ था कि राजनीतिक दलों के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स दिए जाते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सूचना लिया जा सकता है, और उसमें किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया था और ना उसका कोई उन्होंने कोर्ट में अपील की। तो जहां तक राजनीतिक दलों के अकाउंट्स का सवाल है, उनके डोनेशन का सवाल है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि राजनीति नहीं देखना है। आप एक तो पहले पेन और पेपर लेके बैठिए, राजनीति बिल्कुल नहीं देखना है। देखना क्या है कि एग्जैक्टली जो है इसमें क्या क्या आप पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, है ना। जो लोग भी इसमें डिबेट में हैं, डिस्कशन में हैं, उनको पॉइंट वाइज आपको नोट करना है, ठीक है। और एक संस्था है जिस संस्था ने मतलब कोर्ट में केस किया था, और बल्कि जो सीआईसी है, सीआईसी में अपील किया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को भी इसमें इस दायरे में लाना चाहिए। वो संस्था जो है, हाँ, उसका नाम है एडीआर, ठीक। तो एडीआर जैसी संस्था ने ये काम किया है, ठीक है। मैं आपको अभी उस संस्था का दिखाता हूं स्नैपशॉट, ये आपको दिख रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इसी के अनिल बैरवाल जी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, जिन्होंने अपील किया। ये एक संस्था है जिसमें मतलब कुछ आईआईएम से पढ़े हुए लोग हैं, आईआईएम अहमदाबाद से, और एग्जैक्टली इसमें, ठीक है, एक तो कुछ लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, फिर डिफेंस के ऑफिसर्स हैं इसमें, है ना, सेना के। तो ये एक तरह का एनजीओ है, एनजीओ। और अगर आगे चल के ये कुछ हुआ तो आप ये भी जान सकते हो कि एनजीओ की क्या भूमिका होती है इसमें। तो आप ध्यान से इसको सुनिए, इस डिबेट को देखिए, फिर मैं आपको इस पे बताऊंगा, इस पे चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ला देंगे तो कल से पूछेंगे आपने ए को टिकट क्यों दिया और बी को टिकट क्यों नहीं दिया, आपने ये क्यों किया और वो क्यों नहीं किया। ये सारी बातें तो अगर पॉलिटिकल डोमेन में आ जाएंगी तो एक इतना बड़ा व्यापकता हो जाएगी इस पूरे सीआईसी की, जिसमें कि जो सीआईसी को ध्यान देना चाहिए बेसिक इश्यूज पर, उस पर से ध्यान हट जाएगा। हम लोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारियां हैं, और बेहतर तो ये होता कि सीआईसी पूरे प्रकरण को रेफर कर देती सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को, और अगर कहीं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपने जो नियम और कानून बनाती है उसके अंतर्गत इसको दायरे में लाते तो बेहतर था। जी, नीलोत्पल जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ये बेसिक मिसकंसेप्शन है ऑफ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम।
ये बेसिक मिसकंसेप्शन कहाँ से? मिसकंसेप्शन इसलिए है कि ये जो पब्लिक बॉडी वाली जो परिभाषा उन्होंने ऑर्डर में रखा है वो अपने आप में गलत है, बेबुनियाद भी है। क्योंकि आप पहले जो आपका रिपोर्ट में था, जो परिभाषा होता है पब्लिक अथॉरिटीज का, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जैसे उनके जो सहयोगी है पार्टी के अंदर, ये स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा है और एक विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर। उसी तरह हम लोग, जहां तक फंडिंग का सवाल भी है, जो वॉलंटरी सोर्सेस से भी मिलता है, उसको भी काफी हद तक सूचना के अधिकार के तहत लाया गया है, इस मायने में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हम जो रिटर्न्स देते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, अभी लाया जा सकता है। हम तो इससे भी आगे बढ़ के ये बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से इसी को और आईटी डिपार्टमेंट को उनके पास जो जो प्राप्त है वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। निलोत्पल साहब, मैं चाहती थी कि मैं पहले बीजेपी के मेंबर से बात करूं, लेकिन पहले अनिल बरवाल, मैं आप ही से सवाल करती हूँ। जो इनका तर्क है कि हम इनकम टैक्स को अपना रिटर्न भरते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को अपनी जानकारी देते हैं, बावजूद इसके आप लोगों को क्यों नहीं भरोसा है? अब क्या पारदर्शिता आप चाहते हैं? देखिए, मैं ऑर्डर के बारे में पहले एक दो बातें कह दूं, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि राजनीतिक दल उसके अंदर नहीं आ सकते वगैरह वगैरह। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी आरटीआई के अंदर आती हैं, जिनको जैसे लैंड मिला हो या कोई दूसरी इनडायरेक्ट फंडिंग मिली हो। बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, ये एसजीपीसी है, उसके अंदर इंडियन ओलंपिक कमेटी है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, यूपी कृषक समाज है, बहुत सारे सीआईसी के ऑर्डर्स हैं जिसके द्वारा ऐसी संस्थाएं जिनको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फंडिंग मिली हो ऑलरेडी उसके अंदर आते हैं। तो ये कहना कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे आ रही है, मेरा ख्याल ये गलत है। नहीं, लेकिन मैं इस पे एक सवाल करना चाहूंगी सतपाल जैन से। सतपाल जी, जब पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया था उस समय बहस हुई थी और उस समय ये तय हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये बेसिक इंटेंट जो था वही बदल रहा है? देखिए, ये बात सही है कि जब ये सूचना लेने के अधिकार का कानून बनने के लिए संसद में आया था, तब उसकी ये कल्पना नहीं थी कि राजनीतिक दल उसके अंदर शामिल होंगे, उसकी परिधि में आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जब शुरू में आते हैं तो उनकी परिधि थोड़ी कम होती है और समय के साथ साथ उनकी जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। और ये भी सही है कि कानून की जब पूरी तरह से लागू किया जाता है तो उसका कई बार स्वरूप पूरी तरह से भिन्न रूप में लोगों के सामने आता है। चुनाव आयोग को शक्तियां चुनाव चलाने की पहले भी थी, लेकिन सेक्शन 1992 में जो कानून को जब ठीक ढंग से लागू किया तो कितने सुधार उसके अंदर आए। एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए, एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। तो इसलिए ये कहना कि क्योंकि शुरू में कानून राजनीतिक पार्टियों पर लागू नहीं होना था, अब नहीं हो सकता, ये उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो सूचना अधिकारी सीआईसी ने जो अपना निर्णय दिया है, उस निर्णय से पारदर्शिता बढ़ेगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। देश के लोग चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता हो और हम उसके पक्ष में हैं। हमारा इतना कहना है कि जो मापदंड सीआईसी ने, जैसे जमीन सस्ती मिलती है और कुछ सहूलतें मिलती हैं, तो जिन जिन भी संस्थाओं को वो पैमाने लागू होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सब पर भी अधिकार लागू होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता सिर्फ राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली में न आए, हमने कहा है कि हमको जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का निर्णय आया है, उस निर्णय के अनुसार जो मापदंड उन्होंने तय किए हैं, फिर उसके बाद चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट हो, चाहे कोई और संस्थाएं हो, एनजीओ हो, जो भी हो, जिन जिन संस्थाओं पर वो पैमाने लागू होते हैं, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, उन सब पर अगर वो लागू होता है तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री बासु जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस कानून को लागू करने में क्योंकि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी इसलिए इसको लागू ना किया जाए। कोई भी कानून जब बनता है तो ये उसके अंदर शंकाएं होती हैं कि इसको वहां कैसे लागू किया जाएगा, यहाँ कैसे लागू किया जाएगा, पर जब एक बार कानून लागू होता है तो होता है और वो सब पर लागू होता है। इसलिए मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, जो मापदंड सीआईसी ने इस निर्णय में लागू किए हैं वो सब पर लागू हो
और सब उसका पालन करें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सतपाल जी को एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमें तो यहाँ पे आके और उनका बातों को सुन के और भी मुश्किल हो गया, इसलिए कि अलग अलग प्रवक्ताएं जो भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग बयान किए हैं और ये हमारा बात को शायद समझ नहीं पाए। हम बोल रहे हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि CIC ऑर्डर में जो बात कही गई कि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, इस बात से हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें नहीं आता है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग है जी, मतलब दूसरे स्रोतों से भी और सरकार से भी, जहां जहां पे जो भी मदद मिला है, मान लीजिए जमीन का सवाल है, टैक्स का सवाल है, वो सारे जो फैसला वो सरकार का फैसला है जी। इसीलिए वो फैसला सरकार क्यों लिए हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ऐसे RTI कानून के प्रावधान के तहत जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट है वो हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये RTI एक्टिविस्ट है, वेंकटेश RTI एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से इसके लिए काम भी कर रहे हैं। वेंकटेश, जब आपको तमाम सूचनाएं चाहे वो चुनाव आयोग है वहां से मिल जाती, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिस है वहां से मिल जाती, तो फिर राजनीतिक दलों को RTI में लाने की क्या जरूरत थी? इसकी मांग क्यों? देखिए, इसको थोड़ा RTI के दायरे से थोड़ा और बढ़ाकर देखना चाहिए। मुझे नीलोत्पल जी के बातों को सुनकर एक मन में एक बात ध्यान में आया कि ये अपने आप को वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं। सही, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन इनको रहना है सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी जन के बीच। कानून बनाने हैं संसद के अंदर, उसके लिए उम्मीदवार चुनने हैं इनके पार्टी से, तो ये सारी चीजों के लिए जाएंगे लोगों के पास। वोट चाहिए, रैली में लोग चाहिए, धरने में लोग चाहिए नारेबाजी करने के लिए, लेकिन लोग अगर पारदर्शिता मांगेंगे तो नहीं, हम पारदर्शी नहीं बन सकते, क्योंकि हम सरकारी एजेंसी नहीं है। पारदर्शी आप जो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत गलत बात नहीं, मैंने आपका क्या संगठन है? आपका संगठन का नाम क्या है? वो संगठन आता है RTI के दायरे में? अभी तक हमारी संगठन नहीं आता, लेकिन नहीं आता है। हमारे सारी जानकारी, हमारे फाइनेंस के बारे में, हमारे बजट के बारे में ये बात तो कोई भी राजनीतिक दल कह सकता है कि हमारी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, CEC के पास है, हमारी सारी जानकारी इनकम टैक्स ऑफिस के पास है, ये तो कोई भी राजनीतिक दल कह सकता है। लेकिन सवाल एक और है कि कितनी जानकारी वो एक्चुअली मुहैया कराते हैं। चुनाव आयोग को दरअसल राजनीतिक दल कितनी जानकारी मुहैया कराते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों को पब्लिक अथॉरिटी माना जाए या ना माना जाए। उनकी आमदनी और उनके खर्चे को लेकर, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट कई तरह की बातें कर रहे हैं और पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल उनकी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की कुल आय 1,25,55,35,000 है और ये 2007-8 से लेकर 2010-11 के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा कूपनों की बिक्री से ही उनकी आय होती है। कांग्रेस पार्टी की जो सबसे ज्यादा आय होती है वो आप देख रहे हैं कूपनों की बिक्री से होती है और इसकी भी आय 1,17,161 जो है वो कूपनों की बिक्री से होती है और कुल इसकी आमदनी है 14,92,35,00,000। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI 5,81,60,000 इस पार्टी की आमदनी है और CPM की बात करें तो 2,72,38,15,000। नीलोत्पल बसु जी की पार्टी है, स्वैच्छिक दान से इनके पास सबसे बड़ी आमदनी आती है। बीजेपी की बात करें 7,69,81,67,000 और इसकी भी स्वैच्छिक दान से ही सबसे ज्यादा आमदनी होती है। और अगर 3 सालों में पार्टियों को इनकम टैक्स से मिली छूट की बात करें तो 2006 से लेकर 2009 के बीच कांग्रेस पार्टी को 300 करोड़, बीजेपी को 141 करोड़, बीएसपी को 39 करोड़, सीपीएम को 18 करोड़ और एनसीपी को 9.5 करोड़ से ऊपर, सीपीआई को 0.24 करोड़ रुपए की टैक्स छूट मिली है। तो ये स्थिति है राजनीतिक दलों की। क्या ये जो हमने आंकड़े दिखाए या आप ही के दिए हुए आंकड़े हैं,
लेकिन क्या ये आंकड़े पर्याप्त नहीं है पारदर्शिता के लिए? इससे ज्यादा क्यों लोगों को जानने और बताने की जरूरत है कि वो अपना अध्यक्ष कैसे चुन रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने कैंडिडेट्स को कैसे चुनाव कर रहे हैं, किसको टिकट दे रहे हैं, ये सब जानने की जरूरत क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आंकड़े हैं ये पर्याप्त नहीं है। और इस आंकड़े के बारे में मैं बता दूं, जब ये सीआईसी का ऑर्डर आया था 2008 में, और उस समय जब हमने हमारी आरटीआई पे हमने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लगाई थी कि भाई आप हमें सारी पार्टियों के ये इनकम टैक्स डिटेल दीजिए, तो सारी पार्टियों ने सीआईसी के सामने इसका भी विरोध किया था और उन्होंने अपने अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए थे। और तिवारी साहब यहाँ पे खड़े हैं, किसी भी केवल लेफ्ट की 2 पार्टियों को छोड़ के उन्होंने कहा कि हाँ हम दे दो, बाकी हर पार्टी ने विरोध किया। लेकिन जब सीआईसी का ऑर्डर आ गया उसके बाद में किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, जो हम पार्टियों की अच्छी बात मानते हैं। अब इसके बाद में जो जानकारी आई है, इसमें अगर देखें सारी पार्टियों की जो स्रोत जो बता रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ये फंड किस आदमी ने दिया या किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, सारी पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर 20% से कम ही है जिसमें ये पता चलता है कि फंड कहां से आ रहा है। ज्यादा 80% तक के फंड की किसी को जानकारी नहीं है। कोई बता रहा है कि उसके कूपन की सेल हुई है, कोई एक पार्टी ऐसी जिसकी 400 करोड़ से ज्यादा की उसकी आमदनी है, उसने एक भी सोर्स का नाम नहीं दिया, ये कह के कि हमें तो सारी डोनेशन 20,000 से नीचे की मिली है। अब इलेक्शन कमीशन का भी मैं इसमें बता रहा हूं, जब इसी ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन को भी इंफॉर्मेशन सीआईसी ने बुलाया था और उनसे कहा कि आपकी क्या राय है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसके अंदर कहा है कि अगर पार्टियां आरटीआई के अंदर आती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। साथ में ही एक इलेक्शन कमीशन ने कुछ महीने पहले लॉ मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने ये कहा है कि मैं 20,000 से नीचे की ये जो डोनेशन होती है पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं बताती और आरपीए की एक्ट के लिमिट के पीछे जो है बहुत घपला हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप रूल को चेंज करिए जिससे कि 1 रुपए से ऊपर की भी उन्हें देनी पड़े। लेकिन तो जब 100 करोड़ के लोगों वाला देश है तो वहां पे ये संभव है कि लोग 20,000 से कम में पैसे चंदे देते हो और उससे पार्टियों की आमदनी होती हो? आप बताइए, आपको 400 करोड़ की आमदनी है और आप बोल रहे हो कि किसी एक आदमी ने भी आपको 20,000 से ऊपर नहीं दिया और इनकम टैक्स ने उसके ऊपर किसी का पूछताछ नहीं की। जो 20% जो बताया जा रहा है, हो सकता है उसमें ये मामला। नीलोत्पल जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे इसके बाद में? तो मेरा सुझाव होगा अनिल जी के प्रति कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये बात उठाओ कि क्यों आप पूछताछ नहीं करते हो, क्यों आप पता नहीं करते हो। तो इसके आधार पे 2 बातें चरण होगा। वो 2 बातों में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो माननीय जैन साहब ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं और ये उनकी आदत सी बन गई है और आप देख भी रहे हैं जिस हालात में भाजपा भी है। अरुण जेटली ने पहले कहा कि बात गलत है, डॉक्टर सिद्धनाथ सिंह आए, उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके विरोध में। उसके बाद अब ये सतपाल जी कोई दूसरी बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी कंफ्यूज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नंबर 2, तिवारी जी यहां मौजूद है। तिवारी जी ने ही उस आदेश को दिया था जिसमें कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जानकारी देने का आदेश उन्होंने दिया और जो जानकारी दी जा रही है उसमें भी ये बात गलत है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया था। सीपीएम ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, आपने जो निर्णय करना है करिए, और हमने उसके बाद उसकी आपत्ति भी नहीं की। सीपीएम विरोध नहीं किया, नहीं किया। सुनिए, मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, जब ये सारी जानकारी तिवारी जी के आदेश के माध्यम से उपलब्ध है तो इसमें अब नई बात कौन सी हो गई है? तीसरी बात यह है कि बात होती है जमीन देने की, टैक्स एग्जेम्पशन की। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो लगी है देश में वो टैक्स एग्जेम्पशन को मिलता है। हिमाचल में, उत्तराखंड में आज भी टैक्स एग्जेम्पशन लोगों को मिला हुआ है। क्या वो भी सीआईसी के अंतर्गत आ जाएंगे? हम तिवारी जी जानना चाहेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आपत्ति 2 बात की है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी और दूसरा सब्सटेंशियल। बात आई कि सब्सटेंशियल में टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिला, इतना पैसा सब्सटेंशियल हो गया, आपको जमीन सस्ते मिली, इतना सब्सटेंशियल हो गया। इसका मतलब यह है कि जिन राज्यों में टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जिन राज्यों में जमीनें दी जा रही हैं सस्ते में, क्या वो भी अब सीआईसी के दायरे में आ जाएंगे? इस देश की व्यवस्था में इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, शायद हो सकता है उसमें भी हम दोषी हो कि हर चीज राजनीति और राजनीतिक व्यक्तियों से हर चीज खराब है। ये माहौल जो बन रहा है इस देश में,
उसकी वजह से जो सही बात भी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियां कहती है उस पर भी शंका की जाती है। हम पारदर्शिता चाहते हैं, व्यवस्था में पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन इस बात को अगर आप सोच लें, सीआईसी का दायरा इतना बड़ा कर दीजिएगा कि हर एनजीओ, हर पॉलिटिकल पार्टी, तो आज उसका दायरा इतना बड़ा हो जाएगा, तो जिस पर महत्व देना चाहिए, कौन से सरकार के निर्णयों पर हजारों करोड़ की जहां गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर आ जाएगा कि साहब ने ए को टिकट क्यों दिया, बी को टिकट क्यों नहीं दिया। क्या आप इस दायरे को बढ़ाना चाहते हैं? जी तिवारी जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले सत्यपाल जैन के पास जाना चाहती हूँ। सत्यपाल जी, जब सुनवाई हुई थी सूचना आयोग में, तब उस दौरान आपकी पार्टी ने कहा था कि राजनीतिक दल इसके दायरे में नहीं आ सकते, लेकिन अब आप लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? आप दो बातों में अंतर मानने का प्रयास करें। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का ताल्लुक है, मुझे उनके बयान पर कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न आता है, उनका वो रटे रटाए कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, श्री अरुण जेटली जी के बयान में या जो स्टैंड में ले रहा हूं उसमें, या जो हमारे प्रवक्ताओं ने बात कही है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, आप लोग पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग के प्रति जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं या सूचना आयोग के प्रति अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि पहले दिन, जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन आपके दो प्रवक्ताओं की तरफ से दो अलग अलग बयान आए। एक बयान ये आया कि किसके प्रति जवाबदेही है, सूचना आयोग के प्रति या चुनाव आयोग के प्रति। दूसरी प्रवक्ता की तरफ से ये आया कि हाँ हम लोग ट्रांसपेरेंसी को स्वीकार करते हैं और हम पारदर्शिता के लिए सब कुछ करेंगे। तो अभी भी एक भ्रम की स्थिति है, और इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछी हूँ। देखिए, आप सारे प्रश्न को बिल्कुल, मैं अगर बुरा ना मनाना, उल्टे ढंग से पुट कर रही हैं। हाँ। ये जो सीआईसी का निर्णय आया है, ये जुडिशियल निर्णय है। जब तक इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रूल नहीं करता, तब तक ये निर्णय कानूनी है, कानून के अनुसार वैध निर्णय है। इसलिए हम उस निर्णय के बारे में हमारा मानना या ना मानना, उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक इस निर्णय को आगे की अदालत रद्द नहीं करती। दूसरी बात, जो अदालत के सामने सीआईसी में बहस हुई है, सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, और अब जो उसका निर्णय आ गया है, सवाल ये है कि उस निर्णय पर बहस होनी चाहिए। हमने तीन बातें कही हैं। नंबर एक, हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। नंबर दो, जो भी पैमाने सीआईएससी ने पब्लिक अथॉरिटी में राजनीतिक दलों को शामिल करने के लिए दिए हैं, वो सभी संस्थाओं पर लागू होने चाहिए, चाहे कोई एनजीओ हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे नॉन पॉलिटिकल हैं। और तीसरा विषय हमने जो बात कही है तीनों के नेताओं की बातचीत में, कि इस विषय पर बहुत सारी बहस की गुंजाइश है। एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो, जिसके अंदर जो छोटे छोटे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, उनमें चर्चा करने के बाद आम सहमति बनाई जाए। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो शब्द यूज किया कि राजनीतिक पार्टियां कोई परचून की दुकान नहीं है। अब त्रिवेदी जी नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ने नहीं, ये शरद यादव ने आपकी सहयोगी पार्टी के नेता ने ये कहा था। सहयोगी पार्टी के नेता ने जी, नीलोत्पल जी, आप मुझे खूब आश्चर्य हो रहा है, सीआईसी का ऑर्डर को न्यायिक ऑर्डर बताते हुए उनके बारे में जो दृष्टिकोण अपनाने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद वाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच जो ऑर्डर दिया था और जिसके तहत आडवाणी जी को वो चार्जशीट लेना था, उस समय वो तो ये दृष्टिकोण अपनाया नहीं। तो इसीलिए अलग अलग मापदंड कैसे वो अपना सकते हैं अलग अलग सवालों के ऊपर। और हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि सीआईसी के ऑर्डर देने का अधिकार के बारे में, लेकिन अधिकार है या नहीं ये भी चर्चा करना चाहिए। हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप एक मीटिंग बुलाओ, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सलाह मशवरा करो कि इस ऑर्डर के चलते जो प्रतिक्रिया हो रहा है, और हम मानते हैं कि संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसका जो कल्पना है उसके प्रतिकूल लग रहा है हमारे। आप ये कह रहे हैं, यही सवाल बातचीत होना चाहिए। जी, मैं तिवारी जी से कहना चाहती हूँ, हालांकि आपने शुरू में ही कह दिया है कि ये फैसला सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये अर्ध न्यायिक संस्था है और इसकी संवैधानिक व्याख्या या तो हाईकोर्ट में हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, या फिर अगर आरटीआई का दायरा बढ़ाना भी है तो पार्लियामेंट में इसमें बहस हो और बिल को नए सिरे से पेश किया जाए, इसमें संशोधन लाया जाए। क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं, बिकॉज आरटीआई का जो दायरा है उसमें सीआईसी इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील। इट इज दी, उसमें लिखा हुआ है कि इसके आगे अपील नहीं होगी। तो जो भी प्रश्न आरटीआई के आते हैं सीआईसी के सामने,
उसमें उसको अपना फैसला देना पड़ता है। उसमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये संस्था पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं, तो उसमें इंटरप्रिटेशन मांगनी है या कुछ भी मांगनी है, ये हक सीआईसी के पास है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें मानी है। मैं एक बहुत मौलिक प्रश्न पर आ रहा हूं, वो ये कि क्या जितनी पारदर्शिता की बातें हैं वो सब आरटीआई के थ्रू ही होनी चाहिए? पारदर्शिता का अपना कोई स्थान नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटी में। अगर आरटीआई के थ्रू ही कोई पारदर्शी बनना चाहे तभी बन सकता है। मेरे हिसाब से अगर पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू सीईसी और किसी भी संस्था के माध्यम से खुद पारदर्शिता अपना लेती तो ये सवाल ही नहीं उठता जो हम अभी उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि पारदर्शिता अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी इकोनॉमिस्ट ने स्वीडन के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि 90% वहां के जितने चीजें हैं सब ओपन है और वहां पर इसी वजह से जनता अपनी संस्थाओं पर ट्रस्ट करती है और उस ट्रस्ट की वजह से संस्थाओं को हक मिल जाता है तो चेंज बना सके। जी वेंकटेश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी आपने स्वीडन का उदाहरण दिया और अगर दुनिया भर में देखा जाए तो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, एक नेपाल और एक पोलैंड, जहां पर ये आरटीआई कानून पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लागू है, बाकी दुनिया में और किसी देश में नहीं है। जल्दी अफ्रीका में रवांडा देश करने वाला है क्योंकि उनके मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स ड्राफ्ट हो चुके हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद उस कानून के दायरे में लाने का उनका ये निर्णय होने वाला है, बस कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हुआ। और ये इतना बड़ा नरसंहार जिस देश में हुआ था 1990 के दशक में, वो इस तरह के रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, रेवोल्यूशनरी स्टेप अपना रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। इजराइल, उनका सूचना का अधिकार का कानून कैसे आया ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। कुछ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया और बोला कि हमारे यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो कोएलिशन एग्रीमेंट्स होते हैं सरकार बनाते समय या फिर ऑपोजिशन में बैठते समय, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें वो जानकारी चाहिए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये जानने का अधिकार लोगों को है, न केवल रूलिंग कोएलिशन के बीच के एग्रीमेंट्स बट ऑल्सो ऑपोजिशन कोएलिशन के बीच के एग्रीमेंट। बाद में जाके वहां के इसराइल के संसद ने सूचना का अधिकार का कानून बनाया। तो ये बातें जो है ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि इंडिया भारत कुछ ऐसे करने जा रही है जो और कहीं पर किया नहीं गया है। एक रेवोल्यूशनरी कदम है और कुछ मैं एक और बात की तरफ ध्यान लाना चाहता हूं और ये है कि किस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ है कमीशन को लेकर। एडवेंचरिस्ट बुलाया गया इसको। मान लो इस तरह का डिसीजन अगर कोर्ट ने दिया होता तो क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते? वो केवल इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत कमीशन को अपनी निंदा को दंडित करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। एक तो ये। दूसरी बात, ये कोई नया रिएक्शन हम नहीं देख रहे हैं। सन 2000 के आसपास जो एडीआर का जो जजमेंट आया था, नागरिकों का, खासकर वोटर लोगों का, उम्मीदवार जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये खुलासा करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2 बार, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज बिना एक्सेप्शन के इकट्ठा होकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस डिसीजन को खारिज करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया अपने दूसरे निर्णय में। सो ये जो रिएक्शन आ रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये टिपिकल रिएक्शन है और इसके खिलाफ एक्टिविस्ट को और आम जनता को आपके इस सवाल पर नीलोत्पल राय जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। नीलोत्पल राय, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने सोच के हिसाब से अलग अलग मौकों पर एकजुट हो जाती हैं और वो अपने तरीके से फैसले करवा लेती हैं। यहाँ पर पारदर्शिता नहीं होती। सूचना का अधिकार का कानून जो पारित हुआ वो अपने आप में इस बात का ऊपर सबसे बड़ा विरोध प्रस्तुत करता है और मुझे ये थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि वेंकटेश जी तुले हुए हैं ये प्रमाणित करने के लिए, प्रहार करने के लिए कि हमेशा इसका विरोध किया है। देखिए, अगर विरोध करता अल्टीमेटली तो हमारे देश में कोई भी कानून बनेगा बिना संसद के तो बनेगा नहीं। तो ये जो कानून बना और ये सबको ही जानते हैं, मतलब मैं इस बात पे दिग्विजय जी से कोई मतलब बहस में जाना नहीं चाहता। ये भी है कि कुछ बातों को लेके, कुछ प्रावधानों को लेके, ज्वाइंट सेक्रेटरी का फाइल लूटिंग का होगा नहीं होगा,
तो हमने भी एक एक्टिविस्ट की तरह ही रोल प्ले किया था उन दिनों में संसद होते हुए। एक और तो इसीलिए ये बोलना बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरे ख्याल में पूर्वाग्रह से प्रेरित है कि पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहता। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं उसका तो एक जवाबदारी है। अगर वो जो काम किया है वो लोगों के सामने है, उसके आधार पे लोग उसको समर्थन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, टुकड़ा सकते हैं। तो इसीलिए और वो एमपी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद वो फिर आरटीआई के और पब्लिक बॉडी के अंतर्गत हो जाने के चलते वो तो आ जाता है। आज जो भ्रष्टाचार है वो चुनाव प्रक्रिया में, उसके लिए चुनाव सुधार होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होना चाहिए, कानूनों के दबाव में हर चुनाव में पैसे पकड़े जाते हैं। क्या ये जो पारदर्शिता के बारे में ये बोल रहे हैं ये हो जाएगा तो वो पैसा का स्रोत कहाँ से आ रहा है पता चलेगा? जी, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल करना चाहती हूँ दिग्विजय जी। जो राजनीतिक दल हैं वो संसद के अंदर बहस के दौरान या सूचनाओं के मांगे जाने के दौरान तमाम सूचनाएं संसद के अंदर रखते हैं। जब संसद के अंदर वो सूचना दे सकते हैं, जब आरटीआई के तहत वो सूचना दे सकते हैं, तो अपनी पार्टी के कामकाज के बारे में सूचना देने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये एक सवाल भी उठाया जा रहा है। बात साफ है वृंदा जी, कोई भी राजनीतिक दल, प्रजातंत्री व्यवस्था किसके प्रति जवाबदार है? हमारी जवाबदारी जनता के प्रति है। जनता ही हमको चुनकर भेजती है। एक दूसरा, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हमारी पूरी प्रजातांत्रिक ढांचा काम करता है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए गाइडलाइन तय करता है, नियम बनाता है, उसका पालन हम लोग सब करते हैं। असेट्स मूवेबल, इमूवेबल, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है हर नेता का। हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो हर 5वें साल अपने लिस्ट ऑफ असेट्स पब्लिक करता है। अभी भी ऐसे कई वर्ग हैं सरकार के जिनके मूवेबल, इमूवेबल असेट्स पब्लिक नहीं हो रहे हैं। क्या सिविल सोसाइटी के लोग या इंडिया के लोग उनके लिए बहस करने तैयार होंगे कि उनके असेट्स भी पब्लिक होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बात साफ है, हम लोग जनता के प्रति जवाबदार हैं और हमारी खुली किताब है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वॉलंटरीली एज चीफ मिनिस्टर 10 साल तक मैंने मेरे और मेरे मिनिस्टर्स के असेट्स मूवेबल, इमूवेबल हर साल पटल पे रखे। कौन सी अलग से दूसरे सरकार ने रखी? मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मेरे मध्य प्रदेश में लागू किया था और केंद्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने दी थी एनडीए सरकार ने उस समय जी। अगर मैं इस सवाल का जवाब सत्यपाल जैन से लेना चाहूं तो सत्यपाल जी। दिग्विजय जी जिस केस का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि इन्होंने कब केस भेजा था, इनको क्यों अप्रूवल नहीं मिली थी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर वो कानून लागू कर रहे थे और करना चाह रहे थे और आपको गिला इस बात का है कि एनडीए ने उसकी अनुमति नहीं दी, तो अगर वो कानून अब सारी पार्टियों पर लागू हो रहा है तो आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए ना, उसमें तो आपको गिला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भले ही ये बात सही है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के बाद अपनी चुनाव की खर्चे की लिमिट भी जो रिटर्न है वो चुनाव अधिकारी के पास दाखिल करता है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के पास भी अपनी रिटर्न फाइल करती हैं। इसके बावजूद भी हर हाई कोर्ट को यह अधिकार है, अगर कोई उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव याचिका डालता है कि उस खर्चे को एग्जामिन करे, वो सही है गलत है, उसकी भी पड़ताल वो कर सकता है। और अभी चुनाव आयोग ने भी सेक्शन 10 के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ये भी निर्णय दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चे का गलत हिसाब देता है तो चुनाव आयोग भी उसकी जांच कर सकता है और उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकता है। श्री पृथ्वीराज चौहान के केस में शायद या अशोक चौहान के केस में वो केस चुनाव आयोग के पास लंबित है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। हमारा ये कहना है, 3 बातें हम इसमें कह रहे हैं। पहली बात, ये विषय पे अब बहस शुरू हुई है, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों दलीलें आए। लेकिन जो निर्णय आया है, हमने कहा कि वो निर्णय जो भी निर्णय आया है, जो उसके पैमाने इस सूचना आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए स्थापित किए हैं, जमीन का मामला है, मदद का मामला है, तो वो बाकी सारी संस्थाओं पर भी लागू हों। दिग्विजय सिंह जी को शायद जानकारी में होगा, इसी 3 सदस्यों में से 2 सदस्य उस दूसरे बेंच में थे जिसने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी पर हो सकता तो उन पर भी होना चाहिए।
जब हम पारदर्शिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर आगे बहस चले। चुनाव आयोग का क्या परिधि होगी? ईमानदार कोशिश तो ये होती कि पहले आपकी पार्टी इसे लागू करके दिखाती, 6 महीने के अंदर चुनाव अधिकारी अपने यहाँ नियुक्त कर देती, तभी ईमानदार कोशिश मानी जाएगी आपकी। जी आऊंगी मैं आपके पास। बहरवाल साहब, एक और मैं बात जानना चाहती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से काम करती हैं और वो कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी व्यवस्था जहां पर आरटीआई लागू है वो एक नियम के तहत चलती है, कानून के तहत चलती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है उनका आरटीआई के दायरे में लाना? क्योंकि अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक नियम से चलने लग जाएंगी तो फिर हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो एक ही नियम से चलने लगेंगी। पहली बात तो ये जो राजनीतिक दलों में जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये अभी से शुरू नहीं हुई है इस ऑर्डर के आने के बाद, ये बहुत पहले से चल रही है। इतने सारे कमीशंस बैठे हैं। 1999 में लॉ कमीशन ने तो एक पूरा बिल बना के दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई इसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल वर्किंग जो है वो रेगुलेट होनी चाहिए। एनसीआरसीडब्ल्यू 2003 में था। 2004 में इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। जेएस वर्मा कमेटी जो जिसमें जेएस वर्मा जी का अभी स्वर्गवास हो गया, उन्होंने भी कहा है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके लिए व्यापक कानून बनना चाहिए। तो ये जो चर्चा है बहुत पहले से चल रही है। अब आरटीआई इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि राजनीतिक दलों ने अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिससे उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। अब ये जो बात हुई कि अगर उसके अंदर आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अपनी नीति बदलने की जरूरत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना काम करने का एक दायरा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना जो काम करना है उसमें उनकी जो पावर्स है उसकी दूसरा दायरा है। आरटीआई एक्ट जो है उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका अपना दायरा है। ये कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार सीआईसी को रिपोर्ट कर, सीआईसी के अंदर अगर आ गई तो सीआईसी उनको कंट्रोल करने लगेगा। सीआईसी का मात्र इतनी पावर्स हैं कि अगर सिटीजन्स को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर वो पब्लिक अथॉरिटी उनको नहीं दे रही है तो सीआईसी उनको डायरेक्ट करेगा कि भाई आप ये जानकारी उनको दे दो। जी, सीआईसी की पावर को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन निलोत्पल जी आप ये जो फिर मैं बार मैं अनुरोध करूंगा वेंकटेश जी को भी, अनिल जी को, ये छोड़ो आप, क्योंकि आप क्या जानते हो कि पारदर्शिता का जहां तक सवाल है, अभी चुनाव के दौरान चुनाव घोषित हो जाने से चुनाव आयोग एक आदर्श आचरण संहिता लागू कर देते हैं। कहां से मिला है? कोई कानून है क्या? तमाम पॉलिटिकल पार्टी आम सहमति से उनका सशक्तिकरण करके बोला है ये आप देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज के पहलकदमी पे हुआ है। तो इसीलिए आप बार बार जो लांछन लगा रहे हो ना कि पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता दिखाना नहीं चाहते हैं, ये बात ठीक नहीं। देखो, हम एक राजनीतिक फैसला किया, वो ठीक है गलत है वो तो जनता उसको बारे में परखते हुए उनका अपना राय देगा, और उसके लिए अगर हम गलत करते हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो मतलब दूसरे किसी को ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे वो फैसला लिया, ये जानने की। तो पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो किसके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, वो चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह हो, वो इनकम टैक्स कमिश्नर के प्रति या इनकम टैक्स ऑफिस के प्रति जवाबदेह हो, और किसके प्रति जवाबदेह हो। और एक फैक्चुअल जो इनका है मैं वो बता देना चाहता हूँ। वो जो केस प्रस्तुत किया है वो भी गलत बात है। एनडीए सरकार के दौरान एक मीटिंग बुलाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिन उसके राजनेताओं के बारे में कोई ऑफेंस है और उसका चार्जशीट हो गया, उसको चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये मानता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो उस बुनियादी ढांचे के खिलाफ हुआ था, इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध किया था। और मेरे ख्याल में सरकार भी बाद में समझे अपना गलती, वो 2 कदम पीछे चला गया। तो दोनों चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। और इजराइल का लोकतंत्र के बारे में वेंकटेश जी का बहुत मतलब एक अच्छा उनका धारणा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हैं इजराइल में, हम देखते हैं इजराइल कैसा लोकतंत्र चलाते हैं। तो इसलिए कम से कम ये उदाहरण को इस्तेमाल ना करो, तो उसमें बहस के लिए भी आप जी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और इसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से भी सवाल जवाब। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही किसके प्रति है और क्या वो पब्लिक अथॉरिटी हैं
शुरुआत में ही आपने कह दिया था कि जो सूचना आयोग ने फैसला दिया है, दरअसल वो फैसला देखा जाए तो सही नहीं है। लेकिन एक और बात है जो राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है, और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक दलों के तर्क से सहमत है, उनको भी लग रहा है कि क्या अफसरशाही अब इतनी हावी हो जाएगी कि जो राजनीतिक दल है उनको अपने हिसाब से डिक्टेट करेगी। अगर एक कानून है तब कानून तो लागू होगा ही, चाहे आप कहीं पर हो, इलेक्टेड हो या अनइलेक्टेड हो। सवाल है कि आरटीआई इस तरह के संस्थाओं को लागू होता है या नहीं। मैं एक बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वो ये कि आरटीआई की जो डिजाइन है, इसे आप अगर गौर फरमाएं तो उसमें देखेंगे कि ये टिपिकली बना हुआ है सरकारी संस्थाओं के लिए। सेक्शन 8 में जो एग्जम्पशंस हैं, उसमें से कोई भी एग्जम्पशन प्राइवेट बॉडीज को या सेमी प्राइवेट बॉडीज को लागू नहीं होता है। सेक्शन 2A उसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं सिर्फ गवर्नमेंट संस्थाएं। Competent authority का concept, it includes the President, Chief Justice of India, all government agencies. The design of this act is typically for government. Now, कभी इक्का दुक्का ऐसा हो जाता है, जैसा आप बता रहे थे कि कहीं स्कूल आ गया, कुछ ऐसा आ गया, उनके स्पेसिफिक केसेस में वो लग सकता है। ये बातें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आई हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दिल्ली सरकार ने अपना एक्ट अमेंड करके आरटीआई के प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में डाल दिए, जिसकी वजह से आप कोई यहाँ आरटीआई में आता नहीं, सब वही सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इससे बड़ी दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि आरटीआई सिर्फ एक ही प्रिज्म नहीं हो सकता ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए चारों तरफ माहौल बनाना पड़ेगा, और भी एक्ट्स में पारदर्शिता के प्रोविजन डालने पड़ेंगे, और हर संस्था को जो पब्लिक स्पेस में है पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी, नॉट बाय इंटेंशन बट बाय ओवर टेंशन, वही होना चाहिए। जी, अब हम यहाँ पर मौजूद ऑडियंस से भी सवाल जवाब करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा सवाल दिलजीत सर से है। जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आम जनता, मतलब कि जो भी पॉलिटिक्स खराबी होती है समाज में या सोसाइटी में, हम पॉलिटिकल जमात को ही ब्लेम करते हैं। सर, आज आपके पास एक अच्छा मौका है, आगे बढ़कर आप बता सकते हैं कि हाँ, हम अपने आप को आरटीआई में। चलिए, तो अभी आपने बच्चों देखा, अगर आप देख रहे होंगे कि क्या मामला था, तो क्यों ऐसा हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में एक आरटीआई कानून में है ना, एक सेक्शन है, सेक्शन 2H, ये कहता है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी या संगठन जो सब्सटैंशियली फंडेड है संगठन से, वो आरटीआई के दायरे में आएगा। और आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिशियंस ने काफी इसका विरोध किया है। तो अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल से इसको जाएंगे, हम अपने नोट पर वापस आ जाते हैं, ठीक है, और इस बात को देखेंगे, है ना, कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इसके दायरे में आनी चाहिए या नहीं। कहानी क्या है, आपने समझा, आपने देखा, ठीक है। और कहानी ये है, ये मामला है एडीआर का। एडीआर ये क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये एक एनजीओ है, ठीक है, जिसने एक अपील किया, ठीक है, एक अपील किया इसने 2013 में, किसके पास? सीआईसी के पास। और एडीआर ने ये कहा, एडीआर द्वारा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप जो सुन रहे हो, देख रहे हो, कुछ पॉइंट्स आप लिखे थे, एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए अगर आप लाइव हैं तो। एडीआर द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक दल, है ना, आरटीआई एक्ट की धारा 2H के तहत, है ना, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी हैं,
लोक प्राधिकारी हैं। आपने देखा अभी कि एक एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ CIC के कमिश्नर भी ये कह रहे थे कि थोड़ा सा पब्लिक अथॉरिटी की जो परिभाषा है उसको स्ट्रेच किया गया है। लेकिन अब देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उनको खूब सारे फंड्स मिलते हैं। राजनीतिक दल, इनको फंडिंग बहुत होती है। जैसे इनको टैक्स फ्री, कर मुक्त, है ना, एडवर्टीजमेंट करने को इनको मिल जाता है अच्छा खासा, ठीक है। दूसरा है ना, इसके अलावा जो है इनको, इनके जो कार्यालय होते हैं, इनके कार्यालय ये VIP क्षेत्रों में होते हैं, तो अगर हम उसको किराया पर लगाएं तो काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है, और उससे काफी अच्छे खासे पैसे लिए जा सकते हैं। तो जो RTI एक्ट ये कहता है, उसका सेक्शन 2H, कि यदि सब्सटैंशियल फंडिंग है, यानी पर्याप्त मात्रा में वित्तीयन है, तो यह लोक प्राधिकारी हैं और ये RTI के दायरे में आते हैं। तो एक अनुमान के तहत यहां पर ADR ने कहा, जो आप डाटा कुछ लिखे भी होंगे, इनका एक डाटा था कि सिर्फ 6 नेशनल पार्टी, 6 राष्ट्रीय दल, जो 2013 की स्थिति है ये, है ना, इनको लगभग 261 करोड़ रुपए, करोड़ का अप्रत्यक्ष वित्तीयन हुआ था। 261 करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष वित्तीयन हुआ। तो 261 करोड़ कम तो नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो जब भी एग्जाम्स में, आपको ये पूरा डिबेट हमने दिखाया आपको इसलिए ताकि आपकी थॉट प्रोसेसिंग एक अच्छे तरीके से बने, और अभी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये बताइए कि राजनीतिक दलों को वित्तीयन हो रही है या नहीं। आप सीधे सीधे पॉइंट ये बताइए कि RTI एक्ट कहता है कि अगर किसी निजी संगठन को सब्सटैंशियल फंडिंग है तो लोक प्राधिकारी है और वो RTI के दायरे में आएगा, ठीक है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीयन देखा जाए तो राजनीतिक दलों को अच्छा खासा हो रहा है, ऐसा एक NGO कहती है। तो इसका हम जांच करा लें, ठीक है। इसके लिए पॉइंट्स हम क्या बताएंगे, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, किसी न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि राजनीतिक दलों को कितना वित्तीयन हो रहा है, कितनी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज की हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा इस जांच से पता चलता है कि यह पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा है, तो RTI एक्ट के अकॉर्डिंग है, RTI के सेक्शन 2H के तहत इनको क्या है, पब्लिक अथॉरिटी मानना चाहिए और फिर ये इसके दायरे में आएंगे। अगर हम नैतिकता की बात करें तो नैतिक आधार पर भी ये बात बनता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो गवर्नमेंट का पार्ट बनती है, एक्चुअल में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही तो सरकार में जाती है ना, वही तो नीतियों का निर्माण भी एक तरीके से करती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही यहाँ पर जाके काम कर रही हैं। तो एक तरीके से नैतिकता भी ये कहती है कि राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लेना चाहिए। 2 देशों के बारे में आपने सुना और देखा कि नेपाल एवं पोलैंड, ये 2 ऐसे राष्ट्र हैं अभी में RTI के दायरे में, RTI के राजनीतिक दल को शामिल किया
गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के अपनी बात को कह सकते हैं। तो जब भी आए कि इसमें लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए, तो इस प्रसंग को लेकर के एडीआर की जो घटना है, पूरा डिस्कशन आपने सुना, इसको ध्यान में रख करके अपनी बात को यहां पर प्रस्तुत करना चाहिए और जाना चाहिए पक्ष में, लेकिन तर्क वितर्क करते हुए, ठीक है। इस पर प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, इसी में आगे लगा देंगे तर्क वितर्क करें तो एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था। दूसरा एक मुद्दा जो है वो बनेगा कि आरटीआई जो है, इसके क्रियान्वयन से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बड़ा पैसे का बर्बादी बहुत हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है और इससे एक्चुअल में क्या है ना, एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारे राजकोष पर बुरा असर पड़ रहा है। तो एक प्रश्न बन सकता है यहां, क्या आप ऐसा मानते हैं कि आरटीआई कानून के क्रियान्वयन, कानून के क्रियान्वयन से भारत का राजकोष दुष्प्रभावित हो रहा है? मतलब इस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस पर आ सकता है ऐसा प्रश्न, टिप्पणी करें, ठीक है। ऐसे मुद्दे को, इस तरह के एक नया मुद्दा ये आया यूपीएससी में, क्वेश्चन जो है ना वो ध्यान रखिएगा इश्यूज बेस्ड आते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरऑल जान लिया कि आरटीआई का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, आम नागरिकों में जागरूकता नहीं है, इसका है ना दूसरे लोग या उद्योगपति मिसयूज करते हैं, ऐसा कुछ ओवरऑल क्रिटिसिज्म जान गए तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें इसके मुद्दे को समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि राजकोष दुष्प्रभावित हो रहा है या गैर योजनागत व्यय बढ़ रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। इस पर क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, इसको देखें। सबसे पहली बात कि आरटीआई एक्ट का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब गांव गांव में है ना, स्थानीय नुक्कड़ नाटक के द्वारा इसको बताया जाए, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो अखबार होते हैं उन अखबारों में इसका प्रकाशन या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, ये सभी चीजें नहीं की गई, ठीक है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैलेंजेस है। दूसरा, इसका एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, आरटीआई का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। सवाल उठता है कि कैसे हो रहा है, तो उद्योगपति इसको ज्यादा यूज करते हैं, उद्योगपति वो ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर सेलिब्रिटी अपने पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या मीडिया वाले इस्तेमाल करते हैं, मीडिया इत्यादि द्वारा अधिक उपयोग में लाया जाता है, ना कि आम नागरिकों के द्वारा, क्योंकि आम आदमी को तक पहुंचा ही नहीं है, प्रचार प्रसार ही पूरे तरीके से हुआ नहीं है, तो आम आदमी को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो सेलिब्रिटी यूज करे। इसका वजह क्या है कि इसका फीस बहुत कम है, ₹10, यही इसका शुल्क है, इतना कम शुल्क रखा गया है।
और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, सेलिब्रिटी अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडन के लिए, मीडिया वाले अपने, है ना, एक तरीके से टीआरपी को बढ़ाने के उद्देश्य से जो रिसर्च वो करते हैं, उनके लिए इसका दुरुपयोग ज्यादातर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि 10 रुपए लगा करके देते हैं, आवेदन कर देते हैं, और हमारे पास सूचनाएं एकत्र नहीं है, सूचनाएं कहीं और हैं, भौतिक दूरी उसमें देखने को मिलती है। तो इसमें काफी समस्याएं उत्पन्न होती है और हम समय पर सूचना नहीं दे पाते हैं, या सूचना को एकत्र करने में धन का अपव्यय होता है। चूंकि सूचनाओं का वर्गीकरण एवं रखरखाव बेहतर नहीं है, अतः सूचना को एकत्र करने में अपव्यय बढ़ता है। ठीक है, इससे क्या है, अपव्यय बढ़ता है। चूंकि हमारे पास हमने सूचनाएं बहुत एकत्र नहीं की, डिजिटलाइजेशन हमने नहीं किया, है ना, एक तरीके से ई गवर्नेंस को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड नहीं है और डिजिटल फॉर्मेट पे नहीं है, तो सूचना को एकत्र करने में पैसा अधिक खर्च होता है। दैट्स वाई हमारे राजकोष पर इसका क्या हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना होगा, है ना। इसमें प्रचार प्रसार आम लोगों तक हो, और जो लोग अमीर लोग हैं जो मिसयूज इसका कर रहे हैं, उन पर प्रक्रियात्मक शुल्क अधिक लगाना चाहिए, ताकि वो थोड़े डेमोरलाइज हों, उनका मनोबल गिरे, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो एक तरीके से डिमांड्स ना करते रहें। इस तरह की बातें हमें यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, इसमें ये सारे मुद्दे हम डालेंगे। इसलिए सुधारने के लिए क्या है, प्रॉपर प्रचार प्रसार, है ना, ये सब करना होगा। 2 बड़ी बातों को सुधार के रूप में यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जैसे सुधार कैसे होगा, है ना, आम नागरिक को जागरूक बनाना, गांव-गांव तक प्रसार करना, स्थानीय पत्र पत्रिका में इसका विज्ञापन देना चाहिए। और क्या है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन पर बल देना चाहिए। ठीक है, सूचना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। FAQs, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो प्रश्न लगातार नागरिकों के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको कहते हैं FAQs, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी FAQs की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और जितने ज्यादा अपील में केसेस आते हैं, उन अपील के केसों का तीव्र निपटारा, अपीलीय मामलों का तीव्र निपटारा करना चाहिए। जो भी इसका दुरुपयोग करे, जैसा कि आपने देखा सेलिब्रिटी इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ ऐसा मिसयूज कर रहे हैं, उनको थोड़ा डेमोरलाइज करने की बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो
अधिक दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से अधिक प्रक्रियात्मक शुल्क लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे आपने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज इस तरीके से इसका मिसयूज कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं अगर हम ये सारी चीजों को अपनाते हैं तो इस तरीके से हम प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज बच्चों में कंफ्यूजन था, कुछ बच्चे लाइव हमें लगता है नहीं है, उनको लग रहा होगा कि शायद करंट अफेयर्स की क्लास है या क्या, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन हमने तो शायद बताया था आपको कि आज क्लास है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। एक तो पॉलिटिकल पार्टी वाला, ये अब तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, और पॉलिटिकल पार्टीज वाले मामले पर बहुत अच्छे से आप तैयारी करके रखें। ये दो मामला हमें लगता है कि आने वाले समय में एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आसानी से आप उसको तैयार कर पाएंगे। आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? इंद्रानी कोई डाउट है? रमाकांत, धर्मेंद्र, एनी डाउट? अब दूसरा टॉपिक जो है किसी और दिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज फिर से वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है आपके तो पूछ लीजिए। अच्छा, चलिए, हमें लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके तरफ से नहीं है, तो आज हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट कर दिया है आरटीआई। अब इसके जो कुछ आगे के टॉपिक हैं, जैसे कल तो संडे है, कल क्लास नहीं है, मंडे को मेरी क्लास है, और मंडे को हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है सिटीजन चार्टर। ठीक है, सिटीजन चार्टर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि वो क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, उसका मॉडल क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, और इन तमाम बातों को ठीक से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।